बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो है हेमरॉयड। इसके हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। हेमरॉयड्स आर पेनफुल स्वेलिंग वेन्स इन द लोअर पोर्शन ऑफ द रेक्टम और एनस। यानी जो रेक्टम और एनस है, लोअर पोर्शन ऑफ रेक्टम और एनस, वहाँ पर जो वेन्स होती हैं वो वेन जब स्वेल हो जाएं तो और उसकी वजह से पेशेंट को पेन हो तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? हेमरॉयड कहलाती है। और हेमरॉयड को समटाइम क्या कहते हैं? पाइल्स भी कहा जाता है और उर्दू में इसको बवासीर कहा जाता है हेमरॉयड को। अब हमारे पास ये जो बवासीर है, पाइल्स या फिर हेमरॉयड जिन्हें कह रहे हैं, हमारे पास दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेमरॉयड। देट इज, एक हमारे पास इंटरनल हेमरॉयड्स होती है, एक हमारे पास एक्सटर्नल हेमरॉयड्स होती है। अच्छा, इंटरनल के अंदर क्या कह रहे हैं? अगर जस्ट इनसाइड द एनस एट द बिगनिंग ऑफ द रेक्टम, यानी इनसाइड द एनस, एनस के इनसाइड पर होती है और रेक्टम की बिगनिंग पर ये स्टार्ट होती है और ये अंदर की तरफ होती है। ये वाली जो पाइल्स है, हेमरॉयड या बवासीर है, ये इंटरनली होगी यानी अंदर की साइड पर होगी। और एक्सटर्नल जो होती है अगर एट द एनल ओपनिंग एंड में हैंग आउटसाइड द एनस। ये जो एक्सटर्नल होती है ये आउटसाइड द एनस की हैंग हो रही होती है, ये बाकायदा नजर आती है। और जो इंटरनल है वो अंदरूनी साइड पर होती है। तो हमारे पास दो तरह के एम्ब्रॉयड्स हैं। जब हम कॉजेज़ की बात करते हैं कि कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से बवासीर यानी हेमरॉयड हो सकता है, तो यानी स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट के दौरान या किसी भी वजह से कोई प्रेशर पड़ रहा है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ के दौरान काफ़ी टाइम तक जो बंदा इतना प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है जिसकी वजह से जो एनल और रेक्टल एरिया है वहाँ पर जो हमारी वेन्स होती हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, या फिर सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि काफ़ी टाइम से जो बंदा है वो बैठा है जिसकी वजह से प्रेशर डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है और वहाँ से जो वेन है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। एनल इन्फेक्शन अगर कोई हो गया, प्रेगनेंसी होगी तो प्रेगनेंसी के दौरान भी पूरे 9 मंथ तक जो है लोअर एरिया के अंदर प्रेशर अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से वहाँ वेन इन्फ्लेम हो जाती है। कोई डिजीज़ जैसे कि लिवर डिजीज़ हो गई, ओबेसिटी होगी, या किसी की जेनेटिक के अंदर है, जीन्स के अंदर, उसकी वजह से भी एम्ब्रॉयड हो सकते हैं। या फिर लो फाइबर डाइट यानी ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि स्टूल को सॉफ्ट करती हैं, जैसे कि फल, अनाज, सब्जियां वगैरह, ये तमाम फलियां सब्जियां जितनी भी हैं। तो अगर कोई शख्स अपनी डाइट में इन चीज़ों का यूज़ नहीं करता तो उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और ये वजूहत बन सकती हैं एम्ब्रॉयड और बवासीर की। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो इसमें भी पेशेंट को एनल ईचिंग होगी, रेक्टल पेन होगा, वन और मोर हार्ड टेंडर लम्स मौजूद होंगे, एनस वाला जो एरिया है उसके करीब पेशेंट को ब्लीडिंग होगी। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें विजुअली एग्जामिनेशन के जरिए डायग्नोस किया जाता है, एनोस्कोपी, एंडोस्कोपिक इमेज और सिग्मेडोस्कोपी के जरिए से डायग्नोस किया जाता है। अब हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं यानी स्टूल सॉफ्टनर, यानी ऐसी मेडिसिन जो कि स्टूल को पखाने को सॉफ्ट कर दे, यानी कॉन्स्टिपेशन जब पेशेंट को हो रही होती है तो जिसकी वजह से एनल एरिया में प्रेशर पड़ता है, तो स्टूल सॉफ्टनर वगैरह यूज़ करने से जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाएगा और वहाँ पर प्रेशर अप्लाई नहीं होगा। उसके अलावा हाई फाइबर डाइट यानी ऐसी मेडिसिन, ऐसी डाइट का यूज़ करवाएंगे जो जिसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा यानी रेशेदार ग़िज़ा जैसे कि अनाज, फल, सब्जियाँ, फलियाँ, तो इनकी वजह से खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और जो स्टूल सॉफ्ट होता है ये स्टूल को हार्ड होने से रोकता है। तो ये हम मेडिकली मैनेज करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या आ रहा है हमारे पास? रबर बैंड लाइगेशन। रबर बैंड लाइगेशन क्या है? ये एक किस्म की रबर बैंड होती है जो कि बवासीर है, जो हमारे पास हेमरॉयड है, उसकी बेस पर इसको बांध दिया जाता है और इसके बांधने के बाद वहाँ से ब्लड सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है और ये बवासीर खुद ही यहाँ से झड़ जाती हैं और ये सूख कर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और झड़ जाती है। दूसरे के अंदर हम बता रहे हैं एम्ब्रॉयडेक्टमी। एम्ब्रॉयडेक्टमी क्या है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ हेमरॉयड, यानी जो हेमरॉयड है उन्हें सर्जिकली कंप्लीट रिमूव कर दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है क्रायो सर्जरी। इसके अंदर क्या है? वाइकोल्ड थेरेपी। फ्रीजिंग प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो टारगेट टिश्यूज़ होते हैं वो नेक्रोसिस होना शुरू हो जाते हैं, यानी उन टिश्यूज़ की डेथ होना शुरू हो जाती है जो कि नेचुरली जो है शट डाउन हो जाते हैं। और इसके अलावा कैरियो सर्जरी जो होती है कि अंडर लोकल एनेस्थीसिया, ये लोकल एनेस्थीसिया के अंदर परफॉर्म की जाती है। तो हमारे पास एक ही भी ट्रीटमेंट की टाइप है। इसके अलावा लेज़र थेरेपी यानी बाय लाइट थेरेपी। तो ये हमारे पास मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट है। तो हम नर्सिंग केयर की बात करते हैं तो इसमें हम बता रहे हैं टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, यानी कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करवाना है। प्रोवाइड हाई फाइबर डाइट, पेशेंट को हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड करनी है। और लेक्सेटिव यानी स्टूल सॉफ्टनर, ऐसी मेडिसिन जो कि स्टूल को सॉफ्ट कर दे वो प्रोवाइड करनी है। एडवाइस टू पेशेंट टू अप्लाई ज़ाइलोकेन ऑइंटमेंट बिफोर एंड आफ्टर इवैक्यूएशन फॉर रिलीफ पेन ड्यूरिंग इवैक्यूएशन।
यानी पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो जो ज़ाइलोकैन ऑइंटमेंट होता है उसे बिफोर एंड आफ्टर इवैक्यूएशन, यानी इसे एडवाइस करने की जब भी वॉशरूम में जाए या स्टूल पास करें तो उससे पहले और उसके बाद जो है वो ज़ाइलोकैन ऑइंटमेंट का अप्लाई करें। इससे क्या होगा, वो पेन को रिलीव कर देगा। जैसे एक पेशेंट स्टूल पास करता है एम्ब्रॉयड की वजह से वहाँ उसको पेन होता है, तो वो पहले और बाद में जो है अगर इस ऑइंटमेंट को यूज़ करेगा तो उससे पेशेंट को जो पेन है उसका वो रिलीव हो जाएगा। टू रिलीव एंजाइटी, पेशेंट की एंजाइटी को रिलीव करना है। टू हेल्प इन एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, यानी पेशेंट की रोजमर्रा एक्टिविटी के अंदर हेल्प करनी है, तो ये हमारे पास नर्सिंग केयर आ जाती है।